हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 5वीं क्लास होगी। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके सहायक शिक्षक सीजी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सभी सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। यह रेगिस्तान इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी की मुद्रा जो है रुपए को दिनार कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो अबू धाबी है उसके बारे में जो सही ऑप्शंस है वो आपका हो जाएगा जो यह रेगिस्तान इलाके में स्थित है, ये इसमें बिल्कुल सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा, ये भी इसमें सही है। और जो यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है ये भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहा जाता है यही इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मुद्रा है रुपए है उसे दिरहम कहा जाता है, ना कि दिनार कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो जो जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो आपका हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी का 1/3 जो भाग है वो एशिया पर ही फैला हुआ है और ये आपके महाद्वीप में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो एशिया है उसके पश्चिम में आता है आपका यूराल पर्वत आ जाएगा और यूराल पर्वत ही से यूरोप से अलग करता है। और जो यूरोप है और एशिया है इसके जो पूरे भाग हैं उसे ही आपका मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और जो भूमध्य सागर है वो पृथ्वी का एक ऐसा सागर है जो आपके उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो मृत सागर है वो ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत अत्यधिक है, इसीलिए इसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल से। जो 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है वो आपकी जल से ढका हुआ है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग 3/4, 1/2, 1/4 या 2/4। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, 97.2%, 2.15%, 0.065% या 0.0%। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.06
5% इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना ही जल पीने योग्य होता है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या फिर दक्षिणी महासागर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। अब हिंद महासागर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद महासागर है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे, जिसकी औसत जो गहराई है वो है 4000 मीटर। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अलसी। अलसी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रबी की फसल का उदाहरण है वो अलसी हो जाएगा। अलसी के साथ साथ ही इसमें गेहूं भी आ जाता है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, जीरा, मेथी, सूरजमुखी, ये सभी चीज़ें आपके रबी फसल के उदाहरण हैं। और जो रबी की फसल होती है उसकी जो बुआई होती है वो होती है आपके अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच, और जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम में झूम खेती की प्रथा प्रचलन है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और झूम खेती आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वननाशन, अपरदन, प्रदूषण या कृषि? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरदन। जो जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया होती है उसे अपरदन कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अपरदन होता है वो मुख्यतः किन कारणों से होता है? अगर तेज हवाएं चलती है उसके कारण अपरदन होता है मिट्टी का, और जो पशु इसमें चारण करते हैं उसके कारण भी होता है। अत्यधिक वर्षा होती है उसके कारण भी जो अपरदन है वो होती है, और वनों के जब कटाव किए जाते हैं तो इससे भी आपके मिट्टी का अपरदन होता है। तो ये सभी चीज़ों के कारण मिट्टी का अपरदन होता है। तो ये सभी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। काली मृदा मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है, तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है? वनों का विकास करके, वनों की कटाई, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग या फिर जंतुओं द्वारा अतिचारण? तो मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वो रोका जा सकता है वनों का अत्यधिक विकास करके आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल में विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती की जाती है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगाए जाते हैं, वो उगाए जाते हैं आपके केरल में। जो आपकी इलायची होती है उसे मसालों की रानी के नाम से भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, या फिर जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, या अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो इससे उसकी खेतों की मृदा में किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। इससे जो है मिट्टी अनउपजाऊ बन जाएगी। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। केसर उत्पादन में जुड़ा भारत का राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए
भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या होता है? वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक दिन प्राप्त कर सकता है, वह भूमि जिसकी विमाएं मतलब कि लंबाई चौड़ाई 50 मीटर गुणा 50 मीटर होती है, या फिर वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर 100 मीटर गुणा 100 मीटर के तुल्य होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक दिन प्राप्त करता है, वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए जो भूमि का आवंटन करती है, इस भूमि आवंटन में एक विशेष प्रकार की मात्रक जो होती है यूनिट, जिसे आपका टीन कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और इस मात्रक यूनिट का अर्थ ही है वह भूमि पर जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेगेटिव आंसर आपको बताना है। हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, क्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रर, कृषि भूमि अपर्दन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विधि में जो खेती की जाती है उसमें क्यारियां बनाकर खेती की जाती है, तो ये मृदा अपर्दन को रोकती है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से रबी की फसलें कौन सी हैं? धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का धान या चना गेहूं। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने रबी फसल के बारे में पढ़ा कि उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो रबी फसल के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी चना और गेहूं। चना गेहूं के साथ साथ आप इसमें आलू, मटर, सरसों, मसूर, इन सभी का नाम भी इसमें याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क, फूल या उर्वरक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वीकल्चर संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही लोग झूम खेती करते हैं और ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे ही आपका स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार जो जंगल होता है आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो झूम खेती के बारे में सही है वो इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ इसमें सही है, क्योंकि एक फसल प्राप्त करने के बाद मतलब कि काटने के बाद उससे जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, फिर से आपके झूम खेती से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि झूम खेती के बारे में आपके एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। इसमें दिया गया है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार होती तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये आपका कहलाता है झूम खेती। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, अब झूम खेती कहाँ होती है यह आपको बताना है, केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो जो झूम खेती होती है वो होती है मेघालय में। तो मेघालय इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना हरी खाद से संबंधित होता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उनमें जो हरी फसल उगाना, उससे आपका तात्पर्य होता है जो पौधों की खड़ी फसल को काट कर खेत में जोत कर दबा दिया जाता है,
उसे ही आपका लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना कहा जाता है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके खेतों की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली या कपास। तो अभी तक आपको रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना। चना आपकी रबी फसल के अंतर्गत आती है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। खरीफ फसल नहीं है, यह आपको बताना है। चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का। तो जो खरीफ फसल नहीं है ये आपका हो जाएगा गेहूं। गेहूं आपका खरीफ फसल नहीं है, गेहूं आपका हो जाएगा रबी फसल। तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेट्रोफा। जो जेट्रोफा है वो बायोडीजल की फसल है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, फास्फेट, पोटाश या कंपोस्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट आपके रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके कंपोस्ट खाद होते हैं वो एक जैविक उर्वरक होते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में आपके पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु आते हैं। मृत जीव जंतु जो होते हैं उनके उत्सर्जित पदार्थों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। और जो आपका यूरिया, फॉस्फेट और पोटाश है ये आपके रासायनिक उर्वरकों का उदाहरण है, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण लावा के द्वारा होता है, तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।